पहली राजक्रांति 1789। क्रांति कब होता है? तभी जब कुछ गलत हुआ। सामंती व्यवस्था पहले समझते हैं क्या होता है। वैसी व्यवस्था जिसमें राजा सीधे शासन नहीं करता है। ध्यान से सुनिएगा, राजा सीधे शासन नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है कि छोटे छोटे जागीर लोगों को दे दिया जा रहा है। मान लीजिए कि एक राज्य है और इसका छोटा छोटा हिस्सा जो है बांट दिया गया और इसका कोई एक सरदार नियुक्त कर दिया गया। तो ये जो सरदार होगा वो अपने क्षेत्र में खेती करवाएगा, व्यापार करवाएगा और उससे लगान वसूल करके सीधा राजा को देगा। राजा यहाँ हो गया, तो सीधे तरीके से शासन नहीं हुआ राजा का, यानी जनता पर शासक का सीधा शासन नहीं है। भूमि बांट दी गई है जागीर के रूप में, और वो जो जागीर के जो सरदार है वही सामंत है, और इस व्यवस्था को सामंती व्यवस्था कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है फ्रांस की राजक्रांति 1789 में लुई 16वां के शासनकाल में शुरू हुआ। इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। क्लियर हो गया? सामंती व्यवस्था क्या है? यानी कि जनता पर सीधा शासन न करके जागीर के रूप में बांट देना, और जागीर के सरदार को सामंत कहा जाता था, और सामंत कर वसूल के राजा को देते थे। यह व्यवस्था सामंती व्यवस्था कहलाती थी। 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के कारागृह को तोड़कर बंदियों को मुक्त करा दिया गया, और इस दिन राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आज भी 14 जुलाई को ही राष्ट्रीय दिवस फ्रांस में मनाया जाता है। उसका स्वतंत्रता दिवस माना जाता है। क्यों? लुई 16वां अंतिम निरंकुश शासक था। निरंकुशता मीन्स होता है कि अपनी सुविधाओं के लिए काम करना, न कि जनता के लिए काम करना, और उस आधार पर उसको हटाया गया, उसको फांसी दिया गया लास्ट में। और इस क्रांति का नारा समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व था। यानी कि राजा तो बहुत अमीर थे। इसका एक कहानी है कि राजा की जो रानी थी, एथवानेट नाम था उसका, यहाँ तक लिखे होंगे एथवानेट। इसकी ऑस्ट्रेलिया की जो राजकुमारी थी, ये बहुत ज़्यादा खर्चे करती थी और शौकीन थी। इसके बालों में जो फूल लगते थे वो स्पेशल तोड़ के हिमालय जैसे जगह से, मतलब यहाँ अगर रहे तो हिमालय से, उस जगह बड़े बड़े जगह से ले आकर के आकृति बनाया जाता। इसके बाल कुछ इस तरह से बनाए जाते थे कि उसके चेहरे से कहीं ज़्यादा ऊपर हुआ, उसमें डिजाइन बनाया जाता था। कभी नहर का डिजाइन, कभी बगीचे का डिजाइन, वैसा बनाया जाता था। तो ये शौकीन थी। इन्होंने अपने फार्म हाउस जो होता है उसमें नकली गाँव बना कर रखा हुआ था कि गाय दूने का नाटक करना है इनको, यानी ये सब इसको महल में करना है। बाकी जो गरीब किसान थे उसकी हालत बदतर थी, और ये लोग अपने विलासिता के जीवन जी रहे थे, जिससे कि जनता परेशान था। जो आज हो रहा है, जितने भी नेताएं हैं उसके बच्चे विदेश में रहते हैं, और जो हम लोग हैं यहाँ मतलब छोटे छोटे रोजगार के लिए भटक रहे हैं। ये सारी चीजें धीरे धीरे क्या होता है, रोष पैदा करती है और क्रांति को जन्म देता है। वही क्रांति हुआ। इन छोटे छोटे दो अपराध पर इन्होंने लोगों को क्या किया, जेल में बंद करते रहा और सजा देना। और रानी का एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा था कि लोगों ने शिकायत की कि हमारे पास रोटी नहीं है, इसका उपाय कीजिए। तो उन्होंने कहा रोटी नहीं तो केक खाइए। जैसे कि आजकल निर्मला सीतारमण कहती है कि प्याज से हमको कोई लेना देना नहीं है, हम प्याज नहीं खाते हैं। सुने स्टेटमेंट, प्याज का रेट जब बढ़ा था तो ऐसा आया। ये लोग बेफिक्र थे, जिसकी वजह से क्रांति हुआ। क्रांति होने के बाद सभी मजदूरों ने मिलकर क्या किया, जेल की दरवाजे को तोड़ा और सभी को स्वतंत्र करा दिया। चूंकि कहानी लंबी है लेकिन आपके एग्जाम मुझे इतना आता है, हम शॉर्ट में बता रहे हैं कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की नारा को लेते हुए क्रांति की हुई। और इसके बाद राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति। राष्ट्रवाद समझते क्या होता है? यानी अपने राष्ट्र के लिए सोचना। कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कि आप हैं, आपका बिजनेस अलग है, लेकिन आपको भी अपने राष्ट्र के लिए सोचना है। अगर अभी विद्यार्थी अनशन कर रहे हैं तो ऐसा क्या है कि टीचर का नहीं बनता है कुछ बोले, भाई मेरा प्रोफेशन तो है नहीं, हम क्यों लड़े। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। आपको कुछ भी देश में हो रहा है आपके आसपास, तो उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। जैसे मीडिया है, मीडिया सरकार की तरफ से बोलती है। अभी सभी मीडिया को वहाँ जाने पे जो है कि परेशानी झेलना पड़ रहा है, उसकी पिटाई हो जा रही है। क्यों हो जा रही है? क्योंकि सालों से उन्होंने सरकार के पक्ष में बात किया है। वही जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, चित्रा त्रिपाठी है,
भूमिका लिया करते हैं और अंजनाओं कश्यप है, कोई भी फील्ड पे नहीं जाना चाहती। क्यों? क्योंकि उसने जैसा काम किया है वो डर रही है जाने से कि भाई जाएंगे तो कुछ गलत हो जाएगा हमारे साथ। और स्टूडियो में बैठ कर भी कह कि स्टूडेंट गलत कर रहा है ना मीडिया के साथ। देखिए कि लुईस शर्मा का एक 14वां का एक कथन है कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे ही सभी कानून है। यानी कोई भी लिखित संविधान नहीं था। यह जारी करता है कि फ्रांस में कोई भी लिखित संविधान नहीं था, जिसके कारण राजा ने जो कानून बना दिया वही लागू हो गया। गरीबी इतनी ज्यादा थी कि लोगों को 7-8 दिन में एक ब्रेड दिया जाता था खाने के लिए। एक सप्ताह भूखे रहते, एक ब्रेड मिलेगा, वो इतना सा बड़ा सा ब्रेड होता था, वही खा के फिर एक सप्ताह रहना। ये स्थिति आ गई थी, भूखमरी या काल हो गया था। तब उसके बाद लोगों ने इसके खिलाफ करा। निरंकुशता में समझ गए, यानी अपने ही कानून को। स्वेच्छाचारिता, स्वेच्छाचारिता मीन्स होता है वह व्यक्ति जो अपनी मन का करे, मन की बात, यानी कर लेना है और चल देना है विदेश, तो स्वेच्छाचारिता कहते हैं उस चीज को। यानी कि अगर किसान का कानून बनाना है तो किसान से बात करना होगा ना, किसान से नहीं बात की खुद कानून बना के चले जाए, वापस लेना पड़ा। स्टूडेंट से बात नहीं की, स्टूडेंट के लिए कानून बना दिए, वापस होना पड़ा। नोटबंदी कर लिए, 97.7% पैसा, 99.7% पैसा वापस फर्म में आ गया। ये डेटा इंपोर्टेंट है। नोटबंदी में कितना पैसा जो है कि बैंक में वापस आया था 99.7, तो बचा कितना 0.3। मात्र इतना पैसा वापस नहीं आया जो कि हमारे घर के कहीं कहीं है। लोगों के पास अभी भी कुछ ना कुछ पैसा मिल जाता है जो कि हम कहीं डिब्बे में रखे, किसी कोई कपड़े का भाई गद्दे में सी करके रख देता था पैसा, तो पैसा तो मिला नहीं, वापस नहीं हो पाया। और नेपाल और भूटान के पास भी जो कि वापस भारत सरकार ने नहीं दिया, तो इस आधार पे ये पैसे को चलिए नोटबंदी फेल हो गया सरकार का। क्यों? क्योंकि हमने किसी से बात नहीं किया, नोटबंदी कर दिया, तो उसको स्वेच्छाचारिता कहते हैं। ये दोनों क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। कहता है इसके नियंत्रण के लिए एक बनी थी संस्था, उसको पार्लमा कहते थे, बहुत इंपोर्टेंट है। पार्लमा एक संस्था होती थी जो निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता को कम करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। और इसकी संख्या कितनी थी? 17 संख्या ऐसी थी जो अधिकारी थे उस समय, यानी सामंत जो थे, और उसको नियंत्रण करने के लिए पार्लमा बनाई गई। अब सामंती व्यवस्था खत्म कैसे हुई इसको समझेंगे कि होता ये था कि मान लीजिए इसमें नकदी तो नहीं ना देना पड़ता था वेतन। मान लीजिए हम आपको किसी काम पर रखते हैं और उसके बाद शाम में वेतन देते हैं कि भाई आपका काम 500 रुपये का हुआ दे दीजिए, हिसाब हो गया खत्म। लेकिन सरकार चाहती थी हम इस तरह का व्यवस्था ना करें, तो वो क्या करी? जागीर दे दी, यानी जमीन दे दिया। उसमें क्या होगा कि अगर नेता कोई काम करना नहीं है, जमीन दे दिए। अब जमीन के बदले उस जमीन पर आप खेती करवाइए या बिजनेस करवाइए, कुछ भी करवाइए, उससे जो पैसा होता है राजभवन में जमा कर दीजिए और उस पैसे को खा जाते थे, खत्म कर दीजिए। जवाबदारी नहीं थी, यानी कि उस पैसे से वापस काम भी तो करना होता है। जो लगान आप लिए, सरकार लगान लेती है, टैक्स हमसे लेती है, जीएसटी लेती है, इनकम टैक्स लेती है, तो क्या देती है? सड़क, बिजली, पानी, व्यवस्था और सुरक्षा देती है ना, स्वास्थ्य, सारी व्यवस्था सरकार का है। कैसे आता है पैसा? तो हम ही लोग देते हैं ना टैक्स के रूप में। कोई एक व्यक्ति जो है इनकम टैक्स नहीं देते तो उसको समझ में नहीं आता है। मान लीजिए आप एक साबुन खरीदते हैं जिसका कीमत 30 रुपया है, तो इस पर भी तो 18% टैक्स है, तो वो टैक्स तो सरकार को गया ना। तो यानी कोई भी व्यक्ति अगर भिखारी भी है, बिस्किट खरीद रहा है, वो भी सरकार को टैक्स पे करता है, तो टैक्स काट के भिखारी को नहीं देते हैं। इसीलिए टैक्स पेयर जो पैसा देता है उसे वापस देश में कम होता है। लेकिन यहाँ का सिस्टम हुआ सामंती व्यवस्था में, जमीन दे दिए, जमीन से जो पैसा आया हम यूज कर लिए और कुछ नहीं, ना सड़क बनाए, ना बिजली दिए, ना पानी दिए, ना स्वास्थ्य दिए। जब ये सभी चीजें नहीं दी व्यवस्था, तो फिर सरकार चलेगी नहीं। वही चीज सामंती व्यवस्था में होने लगा जब नकदी बढ़ने लगी, यानी नगद व्यापार आपको रखेंगे 500 रुपया देंगे तो हम जहाँ खर्चा कर सकते हैं। धीरे धीरे सामंत कमजोर हो गए और ये व्यवस्था खत्म हो गई। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि भारत में सामंती व्यवस्था कब शुरू हुई, तो गुप्त काल में। कब शुरू हुआ था? याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए किसी साइड में। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था शुरू हुई थी, क्योंकि उस समय वेतन के बदले जमीन दिया जाता था। ठीक, इसके बाद ये चीज जो है कि सल्तनत काल में भी आप देखते हैं कि अलाउद्दीन जब आया था,
तो अलाउद्दीन भी देता था उस समय इक्ता। इल्तुतमिश इक्ता जुदा बना, इक्ता प्रताप क्या था? इसमें भी सेनापति होता, सैनिक का सेनापति होता था, उसको जमीन दिया जाता था, पैसे नहीं, और जमीन पर जो उपजा होता था उसका 50% आप कर लो, 50% राजा को दे दो, फिर भी वेतन नहीं दिया। तो यही व्यवस्था है सामंती व्यवस्था। अब वो व्यक्ति भी काम नहीं करना चाहेगा, वो भी किसी को दे देगा, अब उससे क्या कहेगा 50% ले दे, 50% दे देगा। इसी आधार पर सामंती व्यवस्था धीरे धीरे बढ़ते है, जिसमें कि दोहन किसका होता है? किसान का, अधिक से अधिक। यहाँ तक हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कहा गया है कि शीश महल जो है किसने बनवाया था? लुई 14वां ने। अब इसका कहानी सुनिए। शीश महल में जो दिया आज जला वो कल नहीं जलता था, सोने का, यानी कि छोटा छोटा दिया, यानी कि बड़ा वाला दिया जिसमें कि इस तरह का देखते होंगे फिल्मों में भी दिखाता है, बड़े बड़े मंदिर में भी होता है, तो यहाँ दिया होता है इस तरह का स्टैंड वाला जो दिया होता है, सोने का हुआ करता था। लाइटिंग तो उस समय थी नहीं बिजली, तो यही दिया जलता था, और सोने का दिया एक ही दिन जलता। दूसरे दिन इस दिए को अपने किसी परिचित को दे दिया जाता था, शासक अपने परिचित को दे देते थे दाम में, और उसका नया दिया जाता था। सोचिए कैसा रईसी था। और उस दिन, उस समय, उस देश के लोगों को रोटी भी नहीं मिलती, तो शासक कुछ ऐसा ही कर रहे थे उस समय शीश महल में। शीश महल शीशे का बना हुआ महल था, और आर्टिफिशियल रूप से हर चीज को ऑर्गेनाइज करके उसमें रहा जाता था। राजा कभी बाहर नहीं आता था, किसी से मिलता नहीं था, अपने में मगन रहता था। कहता है 1774 में अंतिम राजा जो था लुई 16वां गद्दी पर बैठा और निरंकुशता जारी रखा, और एडवांटून इसकी पत्नी जो थी ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी, यही सबसे ज्यादा शौकीन थी और यानी विलासिता का जीवन जीती थी। इसके कारण और ज्यादा रोष बढ़ा लोगों में, और इसका जो एक स्टेटमेंट सुनाए थे, इन्होंने कहा था कि अगर रोटी नहीं है तो ब्रेड खाइए। राष्ट्र की समाधि, यानी कि राष्ट्र की समाधि वर्साई की जो राज दरबार था वो था, उसमें क्या होता था, बिना सुने सजा दे दी जाती थी। जैसे कि सेनापति आया और किसी के बारे में बात किया तो अगले को मौका नहीं दिया। हम एक केस देते हैं आपको। मान लीजिए कोई स्कूल है, एक बच्चा है, स्कूल ट्रिप पे ले जाती है, अगर सभी बच्चे ट्रिप पे जा रहे हैं, एक बच्चे को उसके पिता ने मना कर दिया है, और पिता अपने ट्यूशन टीचर से कहता है कि मेरे पिता ने जाने से मना कर दिया है। आप यहाँ पर उसके ट्यूशन टीचर का काम क्या होगा, यानी कैसा आपको नेगेटिविटी कहाँ दिख रही है? एक स्कूल है, ट्रिप पे ले जा रही है, एक बच्चे को मना किया गया है। अगर मान लीजिए कि बच्चे की तरफ से देखें तो ये तो गलत है कि बच्चे को मना किया जा रहा है, किसके द्वारा? पिता के द्वारा। बाकी उसके दोस्त तो जा रहे हैं, सभी खुश हैं, और ये बच्चा नहीं जा पा रहा। लेकिन अगर दूसरे पक्ष को जाए सुनने के लिए, तो उसके टीचर अगर पिताजी से बात करे और पिताजी कहे कि इस बच्चे के हृदय में होल है, छेद है, और डॉक्टर ने कहा है कि इसको ऊंचाई पर नहीं जाना है। दूसरी बात कि इसको बताना भी नहीं है कि ऐसी समस्या इसके साथ है, तो अभी तुरंत आपका विचारधारा चेंज हो गया होगा कि बच्चे को तो सही में ठीक किया, नहीं ले जाने दिया। तो पहले क्या था कि जाने देना चाहिए, अंतर है ना। तो यहाँ क्या होता था, सेनापति का सुना और अपराधी का नहीं सुना, जिसको भी आरोपी बनाया गया था उसका नहीं सुना, सजा देती तुरंत फांसी। यही चीज है कि कोई भी चीज हो, कितना भी आपको 90% लगे कि इसके तरफ झुका हुआ है बात, लेकिन फिर भी 10% वाले को सुन लेना चाहिए। दोनों पक्ष को बिना सुने कभी भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, चाहे 99% उसके तरफ क्यों नहीं, नहीं यही सही है, फिर भी हम दूसरे पक्ष को सुनेंगे कि उसका क्या है। हो सकता है कि वही 1% जो इसका 99% कम कर दे। अभी तुरंत उदाहरण के साथ समझाए ना, यही राष्ट्रीय समाधि हो गई। और राष्ट्रीय समाधि इसलिए हो गई क्योंकि यहाँ बिना सुने सजा दी जाती है। वर्साई का राजा था, भड़कीला था। लुई 16वां को देशद्रोह के आरोप में जब जेल तोड़ के भाग गया था, तो देशद्रोह के आरोप में इसको फांसी दी गई। उस समय टेले नाम का एक कर होता था, जो भूमि का कर था, जो पराय सामाजिक व्यवस्था। उसके बाद एक प्रकार का धार्मिक कर भी था, जिसको टेले कहा जाता था। कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। इसके आगे है फ्रांसीसी क्रांति में वॉल्टेयर।
मॉन्टेग्यू और रूसो 3 व्यक्ति है जिसको इसका जनक माना जाता है क्रांतिकारी। सर्वाधिक योगदान इन्होंने दिया है। किस तरह से? वॉल्टेयर चर्च का विरोधी था। मैक्सिमम जो होता है आजकल देखते हैं समाज में, अभी तो ठीक है, ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक काल में जब आते तो श्रेष्ठ लोग ज़्यादातर शासन में रहते थे और उनके द्वारा कई गई चीज़ को मानना होता था। जैसे कि अभी ब्राह्मण थे, उस समय भी ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मणों ने क्या किया कि सभी कानून को अपने तरफ बनाया और ब्राह्मणों के द्वारा कहे हुए चीज़ों को हम लोग पालन करते हैं। अभी भी पूजा करने आपके घर में पंडित जी आते हैं, तो उस हिसाब से तो चर्च का जो पादरी होता था, यानी कि जो पोप होता था, वह सबश्रेष्ठ होता था। वह जो कानून कह दिया, जो वाक्य किया, बाकी के लोगों को मानना होता था। पादरी का जीवन तो बहुत बेहतर, अभी भी मान लीजिए कि बाबाओं का जीवन कितना बेहतर है, काम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन कुछ बाबा जो है लाखों अरबों रुपया है उसके पास भी, तो इस हालत में जो है कि जनता के पास तो कुछ नहीं है, लेकिन बाबा अगर बन गए बहुत सारे पैसा, विलासिता का जीवन, तो पादरी जी थे विलासिता का जीवन। तो वॉल्टेयर जो व्यक्ति था समझ गया जीवन, और इन्होंने कहा कि चर्च जो है विलासिता का एक साधन है, व्यक्ति वहाँ जाकर के पादरी बनते हैं और उसके बाद लोगों का शोषण करते हैं। उसके आगे आते हैं, सौ चूहे की उपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है। आप यहाँ गौर करिएगा तो किस व्यवस्था के लिए कहा गया है? अभी थोड़ी देर पहले बताए थे सामंती व्यवस्था, जिसमें कि छोटे छोटे भूभाग थे और उसका शासक कोई और करता था। यहाँ 100 इसको चूहा कहा गया, हुआ ना कि 100 चूहे उपेक्षा एक शेर। अगर सबको हटा के कोई एक व्यक्ति का शासक बन जाए और जनता का सीधे संपर्क हो तो बेहतर शासन होगा, इसने कहा। तो ये वॉल्टेयर का अपना मानना था। रूसो का कहना है प्रजातंत्रात्मक शासन का समर्थक सबसे बेहतर होता है। बात बिल्कुल सही है, जनता वोट करे, राजा बने, 5 साल के लिए काम करे, फिर उसके बाद हटा दिया जाए, उसके बाद फिर नया इलेक्शन हो, जो कि भारत में भी चल रहा है। तो इन्होंने इसकी समर्थन इसका किया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक बुक है, ये याद रखिएगा, ये जितना बुक यहाँ लिखा है एग्जाम में बिल्कुल आता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो ने लिखा, लेटर ऑन इंग्लिश ये वॉल्टेयर ने लिखा, ये पुस्तक है। और तीसरा पुस्तक है कानून की आत्मा, ये मॉन्टेग्यू ने लिखा, जो आज भी चलता है, शक्तियों का पृथक्करण। पढ़ा चुके हैं पॉलिटिकल में कि पृथक्करण मीन्स होता है बांटना, अधिकारों को बांटना। मान लीजिए कि विधायिका सबसे पहले कानून बनाएगी, विधायिका कानून बनाई और उसके बाद क्या हुआ कि सीधे उसको कार्यपालिका को दे दिया। कार्यपालिका क्या करेगा, उसको लागू करवाएगा और लागू करने के बाद जहां उसमें त्रुटि रह जाएगी और दिक्कत समस्या होगा तो कहां जाएंगे हम? न्यायपालिका के पास। तो उसके बाद हम न्यायपालिका के पास जाते हैं। ये व्यवस्था जो आप देख रहे हैं, इसकी जो घोषणा करी है उसकी किसने किया है? मॉन्टेग्यू ने। इसने कहा था कि कुछ ऐसी व्यवस्था हो, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की व्यवस्था, जिसमें सभी लोगों को साधा जा सके, कोई किसी पे नहीं कर सकता है, किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए कोई भी पावर, तो जिसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका अलग अलग विवरण दिया गया है। शक्ति का पृथक्करण यानी पावर को बांटना कहा जाता है। बढ़ते आगे, क्रांति के समय फ्रांस में 3 श्रेणी यानी लोगों का जो रहने का था, 3 तरह के लोग थे। 3 तरह के लोग कौन थे? पादरी, अभी तुरंत समझाए, जो बाबा वाला नाम अभी होता है। अभिजात वर्ग, इसको समझते हैं? अभिजात वर्ग कुछ लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं और हमको अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। हमारे देश में नेताएं, जितने भी नेता है या फिर बड़े अधिकारी हैं, उसको तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है ना। वो अभिजात वर्ग हुए। अमीर लोग जो थे उस समय के, उसको अभिजात वर्ग कहते थे, उसके लिए विशेष व्यवस्था थी। और इनके लिए तो व्यवस्था था ही, पादरी के लिए बच गया। ये दोनों को छोड़ करके 90% आम जनता इसका होता था शोषण, जो अभी भी हो रहा है। सिंपल है, ये तीनों चीज को समझ लो कि पादरी, अभिजात वर्ग और आम जनता 3 श्रेणी के लोग हुआ करते थे। किस समय जब क्रांति होने वाली थी, तो माप तौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस ने ही दिया है। यानी कि अभी जो मापते हैं ना 1000 ग्राम, एक फ्रांस का देते हैं। पहले क्या था, यहाँ शेर चलता था, भारत में क्या चलता था? शेर, देखे ना, सवा शेर, वही चलता था पहले। उसको चेंज करके फ्रांस ने ग्राम में लेके आया, 1 से 1000 ग्राम। 1 किलो होता है ना, 1000 ग्राम।
कहता है सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक अटल को कहा जाता है। अटल क्या है? सांस्कृतिक राष्ट्रीयता, यानी जो अपनी पुरानी संस्कृति है उसको बचा करके आगे बढ़ने वाली संस्कृति को सांस्कृतिक राष्ट्रीयता कहते हैं। ये फ्रांस का देन है। ये सारा चीज याद रखना है। अब आता है मेन चीज। अब ये सारी चीज खत्म हो गई, आजाद होने वाला है, आजाद हो गया। उसके बाद जब आधुनिक फ्रांस बना है उसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है एक नेपोलियन। इसका जन्म कहाँ हुआ? याद रखिएगा 15 अगस्त 1769। कहाँ पर? कोर्सिका द्वीप, अजासियो नामक राजधानी है ये। ठीक, शहर में हुआ था। पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। फ्रांस की डायरेक्टरी शासन, इसको समझा देते हैं पूरा। डायरेक्टरी मींस होता है अधिकार किसी एक के पास ना हो। तो उस समय फ्रांस में डर तो था कि फिर से अगर किसी एक को पावर दे दिया जाए तो फिर वही शोषण ना हो जाए, निरंकुश ना हो जाए। तो क्या किया कि 5 निदेशक वाली सरकार बना दी। 5 निदेशक वाली सरकार बना दी गई। 5 व्यक्ति के पास पावर रहेगा, आपस में तालमेल करके शासन करेगा। इसी शासन को डायरेक्टरी शासन कहते हैं। अब जब नेपोलियन बड़ा हुआ और इसने उस चीज को खत्म कर दिया, ऑस्ट्रिया के प्रमुख का पद समाप्त कर दिया और डायरेक्टरी शासन का अंत हो गया 1799 में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि डायरेक्टरी शासन का अंत कब हुआ, किसके शासन में हुआ? नेपोलियन, डायरेक्टरी शासन 1799। 1804 में यह फ्रांस का सम्राट बन गया। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बन जाता है, आधुनिक फ्रांस का निर्माता बनता है।